Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. So let's move towards our today's topic. Today we will discuss about right of occupancy of a tenant. और ये टॉपिक है रिलेटेड टू द टेनेंसी एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887. अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ टेनेंट. सबसे पहले तो ये बात समझना ज़रूरी है कि ऑक्यूपेंसी, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो होती है वो टेनेंट की होती है. मतलब जो उसका एक ज़मीन का जो ठेकेदार होता है या जिसको पट्टे पे दी जाती है ज़मीन, वो होता है टेनेंट. ठीक है, यहाँ पर हम बात करें एग्रीकल्चरल लैंड की, तो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो है वो टेनेंट की होती है. अब हम इसको स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 5, टेनेंट हैविंग राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी. कि टेनेंट जो है वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी कैसे कैसे क्लेम कर सकता है. इसमें हम लोग 4 स्टेप्स स्टडी करेंगे, 4 पॉइंट स्टडी करेंगे जिनके थ्रू एक टेनेंट जो है वो अपना ऑक्यूपेंसी का राइट क्लेम कर सकता है. सबसे पहले क्या है, हेरिडिटरी टेनेंट. हेरिडिटरी टेनेंट में क्या है कि ये ऐसे टेनेंट होते हैं जो पिछले 20 साल से, मतलब कम से कम इनका जो अरसा है उस लैंड पर ऑक्यूपाइड रहने का वो 20 साल का होना चाहिए. फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो ये बात करता है कि मैं 20 साल के अरसे से इस लैंड पर ऑक्यूपाइड हूँ, ये लैंड मेरे पास है, मेरी पोजीशन में है, तो उसके पास ये राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी आ जाता है ऑटोमेटिकली. वो उस 20 साल के अरसे में रेंट भी नहीं पे करता रहा, और लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो क्या चीज़ पे करता रहा है, वो जो टैक्सेस जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं सिर्फ उसने वो टैक्सेस पे किए हैं और रेंट वो पे नहीं करता रहा, और 20 साल के अरसे से वो ऑक्यूपाइड था उस लैंड के ऊपर. तो इसको हम कहेंगे कि ऐसा टेनेंट क्लेम कर सकता है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, उसका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो है वो सिक्योर हो जाता है. उसके बाद हम बात करते हैं लैंडलॉर्ड की. अब लैंडलॉर्ड यहाँ पर एक पर्सन था, वो पहले लैंड का ओनर था, पहले वो लैंडलॉर्ड था. उसके बाद क्या हुआ, सीज टू बी अ लैंड ओनर. उसके बाद वो लैंड ओनर उसी ज़मीन का नहीं रहा. तो यहाँ पर उसको ऑक्यूपेंसी का राइट क्लेम करना, वो कैसे क्लेम कर सकता है. लेकिन जो लैंडलॉर्ड है वो लैंड का ओनर नहीं रहा, लेकिन नॉट बाय द फोरफीचर 2 कंडीशंस होनी चाहिए कि या तो फिर वो अपनी वजह से खुद ही उसने लैंड ओनर वो ना रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट ने उसकी ज़मीन को फोरफीचर ना किया हो. ठीक है, ये 2 कंडीशंस नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा, इन 2 कंडीशंस के अलावा अगर उसका लैंड ओनर वो नहीं रहा उस ज़मीन पर, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूसली उस लैंड पर ऑक्यूपाइड रहा है, तब भी उसका जो ऑक्यूपेंसी का राइट है वो सिक्योर हो जाता है. उसके बाद हम आ जाते हैं इनहेबिटेशन ऑन लैंड. कि एक पहले ज़मीन थी, फॉर एग्जांपल एक विलेज जो है, एक गांव वो आबाद हुआ, वहाँ पर लोग सेटल हुए आकर, वहाँ पर एक पर्सन आया, उसने वहाँ पर कल्टीवेशन शुरू कर दी ज़मीन पर. ठीक है, वो वहाँ आए, सेटल हुआ एज अ कल्टीवेटर, और वहाँ पर वो कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड रहा. कितने अरसे के लिए, फॉर नॉट लेस देन 20 ईयर्स के लिए. और वहाँ पर उसने कोई रेंट भी पे नहीं किया, कुछ भी नहीं किया. ठीक है, सिर्फ उसने वो टैक्सेस पे किए जो उसने करने होते हैं. तो इसको हम कहेंगे ये इनहेबिटेशन ऑन लैंड है. पहले वो ज़मीन किसी की भी नहीं थी, ओनरलेस प्रॉपर्टी थी. ठीक है, वहाँ पर वो आया, सेटल हुआ और कल्टीवेशन उसने स्टार्ट कर दी और कंटिन्यूसली वो उस ज़मीन पर ऑक्यूपाइड रहा. तो यहाँ पर भी उसका टेनेंट का ऑक्यूपेंसी का राइट जो है वो उसके पास सेव रहता है. उसके बाद हम बात करते हैं जागीरदार की. जागीरदार जो होता है, अगर उसने किसी लैंड को ऑक्यूपाइड कर लिया है, लैंड ऑक्यूपाइड बाय हिम, और फिर कंटिन्यूसली उसके ऊपर वो ऑक्यूपाइड रहा है, कितने अरसे के लिए, फॉर द पीरियड नॉट लेस देन 20 ईयर्स, तो इस अरसे तक अगर वो ऑक्यूपाइड रहा है तब भी उसका ऑक्यूपेंसी का राइट जो है वो सिक्योर हो जाता है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 6. Next is section number 6, right of occupancy of other tenants recorded as having the right before passing Punjab Tenancy Act 1868. इसका मतलब ये है कि ऐसा टेनेंट जो कि एक लैंड पर ऑक्यूपाइड था 1968 से पहले, 1 अक्टूबर 1968 से पहले
वो एक लैंड पर ऑक्यूपाइड था और उसके खिलाफ किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू कोई डिक्री भी पास नहीं हुई, ठीक है, उसके खिलाफ या उसके अगेंस्ट कोई ऐसा कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कोई ऑर्डर या डिक्री पास नहीं किया और वो कंटिन्यूसली उस लैंड पर ऑक्यूपाइड रहा है, तो उसका जो ऑक्यूपेंसी का राइट है वो यहाँ पर सिक्योर है, तो उसके पास क्या होगा, ऑक्यूपेंसी का राइट होगा। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 7, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन लैंड टेकन इन एक्सचेंज। इसका क्या मतलब है कि ये एक लैंड है और ये भी एक लैंड है, इन दोनों लैंड का जो ओनर है वो सेम लैंडलॉर्ड है, मतलब दोनों का जो ओनर है, मालिक है, वो एक ही पर्सन है। अब एक टेनेंट है, वो पहले लैंडलॉर्ड की इस ज़मीन पर कल्टीवेशन कर रहा था या जो भी कर रहा था, पहले उसने ये ज़मीन ली हुई थी पट्टे पर, ठीक है, उसके बाद उसने एक्सचेंज करके ये वाली ज़मीन ले ली। तो इस सेक्शन में ये बात बताई गई है कि एक ही सेम लैंडलॉर्ड की एक ज़मीन से जब एक टेनेंट शिफ्ट करके दूसरी ज़मीन पर जाएगा, मतलब एक्सचेंज कर लेगा ज़मीन, तो उसको वहाँ पर भी वही राइट मिलेंगे जो उसको पहली ज़मीन पर मिले थे। दिस इज़ सेक्शन नंबर 7। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 8 पर। नेक्स्ट इज़ सेक्शन नंबर 8, Establishment of right of occupancy on grounds other than those expressly stated in act। अब इसमें वो ये बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो ग्राउंड्स ऑफ ऑक्यूपेंसी है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी, वो वही हों जो कि इस एक्ट में बयान किए गए हैं। उसके अलावा भी अगर कोई ग्राउंड जो सूटेबल हो वो उसके लिए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी के लिए हो सकता है। नथिंग शेल बार एनी पर्सन, कोई ऐसी चीज़ किसी पर्सन को नहीं रोक सकती फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, कि वो अपनी ऑक्यूपेंसी का राइट किसी भी लैंड पर क्लेम कर सके या एस्टैब्लिश कर सके ऑन एनी ग्राउंड अदर देन स्पेसिफाइड इन एक्ट। अगर उसे कोई लगता है कि कोई और ग्राउंड भी हो सकता है जो कि सूटेबल है मेरी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी के लिए किसी भी लैंड के ऊपर, तो वो उसको जो है अडॉप्ट कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 9 पर, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नॉट टू बी एक्वायर्ड ऑन मेयर लैप्स ऑफ टाइम। इसमें वो ये बात करते हैं कि सिर्फ लैप्स ऑफ टाइम की वजह से आप राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो है वो एक्वायर नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरी ग्राउंड्स भी होनी चाहिए। जैसे कि आप रेंट नहीं पे कर रहे, ये भी एक ग्राउंड बनती है उसकी, कि सिर्फ जो 20 साल का अरसा बयान किया गया है कि नॉट लेस देन 20 ईयर्स जो है आपको उसके ऊपर ऑक्यूपाइड होना चाहिए लैंड के ऊपर, तो सिर्फ यही एक उसकी ग्राउंड नहीं है आपकी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी को क्लेम करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन नंबर 10 पे। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 10, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नॉट टू बी एक्वायर्ड बाय जॉइंट ओनर्स इन द लैंड हेल्ड इन जॉइंट ओनरशिप। इस सेक्शन में वो कहते हैं कि एक लैंड पर पोजेशन थी एक से ज़्यादा लोगों की, ठीक है, वो सब के सब जो है वो उस लैंड पर जॉइंट ओनर थे। अब जो ऑक्यूपेंसी का राइट है वो सब के सब भी नहीं एक्वायर कर सकते और उनमें से कोई एक भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये तो नहीं हो सकता कि वो लोग कहें कि हम सब इस लैंड पर बैठे हुए थे इतने अरसे से, तो ये हम सबका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी बनता है। नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नो वन ऑफ सेवरल जॉइंट ओनर्स, नो वन मतलब उनमें से कोई एक भी नहीं, shall acquire a right of occupancy in land jointly owned by them। एक लैंड है जिनको उन्होंने जॉइंटली ओन किया हुआ था, उस लैंड के ऊपर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी उनमें से कोई एक या वो सब नहीं रखते। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर कोई ऐसी कस्टम मौजूद है, वहाँ पर अगर कोई ऐसी कस्टम मौजूद है तो उस कस्टम के अकॉर्डिंग हो सकता है कि उनको राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मिल जाए। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.